नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका। टीसीएच पर दो खबरें हैं और दोनों बहुत बड़ी खबरें हैं। पहली खबर तो यह है कि सीआईए और मोसाद ये दोनों इस ताक में लगे हैं कि किसी भी तरह से मुस्तफा खामनेई का पता लगे और उनके ऊपर हमला किया जा सके। मुस्तफा खामनेई के बारे में आप जानते हैं, आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद उनको ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया और जब से वो सुप्रीम लीडर बने हैं तब से उनकी शक्ल किसी ने पब्लिकली नहीं देखी है। बहुत कम लोग हैं, आरागची तक का बयान आया था कि मैं भी उसके बाद नहीं मिला हूं। बहुत कम लोगों से वो मिलते हैं और जो उनका तरीका है जिससे मैसेज बाहर आता है वो क्या है, ये बहुत गिनती के लोगों को पता है। सबसे बड़ी बात यह है, कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है। जब आयतुल्लाह खामनेई साहब का मुसल्ला चल रहा था तो यह उम्मीद की जा रही थी कि मुस्तफा खामनेई शायद बाहर आएंगे, लेकिन मुस्तफा खामनेई बाहर नहीं आए। मेरे अपने सोर्सेस का यह कहना है कि उन्होंने जब श्रद्धांजलि दी, वो जब उसमें शामिल हुए, उन्होंने जब वहां पर नमाज पढ़ी तो उस समय किसी तरह की कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई, कोई था नहीं। अब क्या है क्या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन हकीकत यह है कि उसके बाद से लेकर अभी तक मुस्तफा खामनेई का चेहरा नहीं देखा गया है। अब अमेरिका और इजराइल पहले ये कह रहे थे कि मुस्तफा खामनेई शायद मारे गए हैं, ईरान झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके बाद उनके बयान आ गए कि नहीं, मुस्तफा खामनेई जिंदा हैं। तो ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि मुस्तफा खामनेई जिंदा हैं और वही लीड कर रहे हैं। अमेरिकी अखबार भी ये बात अब मान चुके हैं, अमेरिकी सिस्टम भी ये बात मान चुका है। डिजिटल फुटप्रिंट कोई नहीं होने की वजह से, कोई वीडियो, कोई फोटोग्राफ, कोई ऑडियो, ये सारा कुछ नहीं हो पाने की वजह से जितना इन्होंने जान लगाई है मुस्तफा खामनेई को ढूंढने की, उनकी तलाश करने की, उनकी लोकेशन पता करने की, वो सारी की सारी फेल हुई है। इनको कहीं से मुस्तफा खामनेई के बारे में कुछ पता नहीं चला है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, उसके बाद ईरान में जो इनके कुछ जासूस हैं, जो कुछ गद्दार हैं, उनसे पता करने की कोशिश हुई। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार मुस्तफा खामनेई कहाँ हैं, उसको इतना ज़्यादा सेफ करके रखा गया है, इतनी हिफाजत से रखा गया है, इतने कम लोगों को उसकी मालूमात है कि जो ये गद्दार हैं उनको ज़रा भी आइडिया नहीं कि वो कहाँ हैं। तो आज जो ये खबर आई है और तमाम अखबारों में ये जो खबर आई है सीआईए और मोसाद के हंट की, ये खबर किस लिए इंपॉर्टेंट है और क्यों मैं कह रहा हूं कि बेहद इंपॉर्टेंट है। दरअसल मुस्तफा खामनेई वहां के सुप्रीम लीडर हैं, नंबर 1। एक सुप्रीम लीडर को अमेरिका और इजराइल मिलकर मार चुके हैं। अब उन्होंने तो बचने की कोशिश ही नहीं की, वो तो अपने घर में थे। उनसे कहा गया किसी हिफाजत वाली जगह पर चले जाइए, किसी सिक्योर जगह पर चले जाइए, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। तो मेरा तो अपना मानना है कि खामनेई साहब को ये मालूम था कि उनको शहीद किया जाएगा और जानबूझकर वो वहां पर रहे। उनकी उम्र भी हो गई थी, उन्हें शायद लगा होगा कि मेरी शहादत शायद ईरान के लिए ज्यादा बेहतर होगी, और वही साबित हुआ। पूरा ईरान मुल्क एक साथ आकर खड़ा हो गया। लेकिन अगले जो सुप्रीम लीडर बने हैं मुस्तफा खामनेई, अगर इनके ऊपर कोई हमला होता है, ये मारे जाते हैं, तो ईरान और दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि ईरान अपने सुप्रीम लीडर्स को जब सेफ नहीं कर पा रहा है तो बाकियों को क्या सेफ करेगा। दूसरी बात, ईरान को अब जो लीडरशिप चाहिए वो लंबे समय के लिए चाहिए, 15-20 सालों के लिए चाहिए। ये जंग कल खत्म हो जाएगी, हम नहीं जानते, कल होगी, परसों होगी, हो सकता है बरसों तो ये जंग ही चले। तो जंग के दौरान लीड करने के लिए और जंग के बाद जो हालात बनेंगे उन हालात में लीड करने के लिए उनको लंबे वक्त के लिए ये एक लीडर चाहिए। ये आईआरजीसी और बाकी जो ईरानी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी समझ है। इसलिए वो किसी भी तौर पर मुस्तफा खामनेई की जान को खतरे में नहीं डालना चाहते। बहुत सारी थीरीज आती हैं, बंकर में है, रशिया भेज दिया है, ये किया है, वो किया है। हकीकत ये है कि ये सब थीरीज घर में बैठकर लगाए हुए कयास हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। और ईरान इस मामले में सक्सेसफुल रहा है कि अमेरिका और मोसाद, सीआईए और मोसाद की सारी कोशिश को उसने बेकार कर दिया है। मुस्तफा खामनेई की बातें तो हैं, उनके ट्वीट आते हैं, उनके मैसेज आते हैं, ये सबको पता है कि इस जंग को लीड वही कर रहे हैं, ये सब तो है। लेकिन मुस्तफा खामनेई कहां है, उनका जिस्म कहां है जिसको निशाना बनाया जा सके, ये सीआईए और मोसाद को पता नहीं चला है। इसका एक और मानी है, वो बताकर दूसरी खबर पे चलूंगा। इसका मानी ये है कि ईरान के अंदर जो गद्दारों की पूरी लिस्ट थी, जो गद्दारों की पूरी कतार थी,
उस कतार के बारे में लीडरशिप को पता है, या तो उसको साफ कर दिया गया है या जेलों में डाल दिया गया है, या अगर वो आजाद भी हैं तो उनसे कोई सेंसिटिव जानकारी शेयर नहीं की जा रही है। और आधी बात इसमें बची हुई है वो ये कि यानी मुस्तफा खामनेई के आसपास के जो लोग हैं वो कतई गद्दार नहीं है, वरना अभी तक पता चल गया होता अमेरिका और इजराइल को कि वो कहां हैं और उनको निशाना बनाने की कोशिशें हुई होती। ये एक खबर है, इसको नोट करके रखिएगा। आगे और बात करूंगा, एक दूसरी इसी के साथ और बड़ी खबर है। आगे बढ़ूं उसके पहले एक अपील, आप हमारी ताकत हैं, आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें ताकत मिलती है। सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं कहता ही हूं आपसे, वो तो कर ही लीजिए। साथ में अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं, अगर हमें हिम्मत देना चाहते हैं, तो बहुत छोटी सी रकम महीने की खर्च करके आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेना आसान है, स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिख रहा होगा और साथ में आपको जो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन है उसमें मेंबरशिप की लिंक है। एक मेंबर हमारे साथ जुड़ता है, हमारी हिम्मत 100 गुने बढ़ जाती है। इसलिए मुमकिन हो तो हमारी फैमिली के, TCH फैमिली के मेंबर बनिए, ताकि हम लगातार अपने दम पर सही खबरें आप तक पहुंचा सकें। और वो खबर ये आती है कि ट्रंप बड़े गुस्से में है, बेहद गुस्से में है, परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि आर्मी के साथ जो उसकी मीटिंग हुई है कि ईरान पर अब आगे क्या किया जाए, उसमें आर्मी ऑफिसर्स ने जो कहा है वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब आप ये ख्वाब देखें कि आप तो साहब पूरा शहर खरीद लेंगे और आपके बैंक का जो ऑफिसर है वो कहे कि भैया तुमको जो लोन मिल सकता है उससे तो बस एक झोपड़ी खरीद सकते हो, तो गुस्सा तो आएगा कि जिस बैंक के भरोसे आप पूरा शहर खरीदने चले थे वो झोपड़ी खरीदने का पैसा दे रहा है। यही कुछ वहां भी हो रहा है कि जिस आर्मी के भरोसे, जिन हथियारों के भरोसे, जिन डिफेंसेस के भरोसे अमेरिका ये सोच रहा था कि ईरान को नेस्तनाबूद कर देगा, ईरान को तबाह बर्बाद कर देगा, ईरान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर देगा, वो सारे असलहे, हथियार और आर्मी मिलकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को भी नहीं खुलवा पा रहे हैं। राइटर्स की खबर है, अमेरिका के अखबार राइटर्स की खबर है, ईरान्स ग्रिप ऑन होर्मुज टाइटन्स, यानी होर्मुज के ऊपर ईरान की ग्रिप और मजबूत हो गई है। कहा यह जा रहा है कि आर्मी के साथ, आर्मी के लीडर्स के साथ ट्रंप की जो मीटिंग हुई है उसमें आर्मी के लीडर्स ने ट्रंप से कहा है कि जंग को और ज्यादा खींचने से हमारा नहीं, ईरान का फायदा है। ईरान अपनी पहुंच और बढ़ा सकता है और दूसरी जगहों पर, दीगर जगहों पर अटैक कर सकता है, और हमारे अटैक के बावजूद ईरान की कुछ बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और आप देखिए जो बेचैनी है अमेरिका की वो दिखाई भी देने लगी है। कल केश्म में जो अटैक हुआ था वो एक रिहायशी इलाके में हुआ था जिसमें एक फैमिली मारी गई थी। पहली बार ये रिहायशी हमला नहीं हुआ है, इसके पहले भी आपको पता है मीनाब स्कूल से शुरुआती की गई थी, और जो पहली जंग चली है 30-35 दिन उसमें कई सारे रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया था। अब आपको एक बात यहीं पे याद दिलाऊं, ट्रंप तक लौटने से पहले एक बात याद दिलाऊं कि ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। तमाम अरब मुल्कों पर हमले किए हैं उसने, अरब मुल्कों में जो अमरीकी ठिकाने हैं वहां हमले किए हैं, अमरीकी आर्मी के लोग जिन ठिकानों पर रह रहे हैं वहां हमले किए हैं। लेकिन इस सारे हमले में आपको कितनी खबरें ऐसी मिली कि शहरी मारे गए, आम शहरी मारे गए, आम लोग मारे गए? नहीं, ऐसे खबरें नहीं मिली। एक आध जगह एक आध लोगों का हुआ होगा, लेकिन रिहायशी इलाकों पर कोई अटैक नहीं किया ईरान ने, आम लोगों को मारने की कोई कोशिश नहीं की। सिर्फ और सिर्फ आर्मी के ठिकानों पर हुआ, या फिर बिजनेस ठिकानों पर हुआ, या फिर आयल वगैरह के ठिकानों पर हुआ, लेकिन आम आदमियों पर किसी तरह का हमला ईरान ने नहीं किया। जबकि अमेरिका की वो फ्रस्ट्रेशन है, वो बेचैनी है कि वो केश्म में हमला करता है रिहायशी इलाके पर और एक फैमिली को शहीद कर देता है, एक फैमिली को मार डालता है। इतने सबके बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है, ये हमने देखा। और हमने ये भी देखा कि जो आपका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है उस पर ईरान का कंट्रोल लगातार और मजबूत होता गया है। अगर कतर के जहाज गए हैं तो वो ईरान की परमिशन से गए हैं, दूसरे जो जहाज गए हैं वो भी ईरान की परमिशन से गए हैं, और जिन जहाजों को ईरान का परमिशन नहीं मिला है वो नहीं जा पा रहे। तो आर्मी ने वहां कहा होगा कि हमारे इन हमलों का कोई मतलब नहीं है, बेहतर यह है कि आप सीज फायर कर लीजिए। अब ट्रंप की प्लानिंग क्या थी कि हम नए हमले करेंगे और ईरान को मजबूर कर देंगे कि वो हमारी शर्तों पर सीज फायर करें। लेकिन इसके लिए जरूरी था कि ईरान की इस जंग में फैसला कुन हार होती। हुआ उल्टा है, अमेरिका की फैसला कुन हार होती हुई दिखाई दे रही है।
ऐसे में अगर कोई सीज फायर का प्रोसेस दोबारा शुरू होगा, जैसा पाकिस्तान कह रहा है कि हम दोबारा सीज फायर की बातचीत करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, जान लगा रहे हैं, हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान पूरी मेहनत कर रहा होगा, कतर पूरी मेहनत कर रहा होगा, ओमान भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहा होगा, हम ये सब अगर मान भी लें और कोई समझौता होता भी है, तो आप ही बताइए कि वो समझौता ईरान की शर्तों पर होगा कि अमेरिका की शर्तों पर होगा। जो जंग जीतता है उसकी शर्तों पर समझौता होता है। ईरान से आप कुछ नहीं छीन सके, ना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल छीन सके, ना कोई जमीन छीन सके, ना कुछ और छीन सके। तो किसी तरह का समझौता अगर होगा तो वो ईरान की शर्तों पर होगा। इन्होंने कहा होगा ट्रंप साहब से कि जमीन पर चलिए उतरते हैं, ईरान की जमीन पर उतरते हैं, फूट ऑन बूट ऑन ग्राउंड करते हैं, वहां की कुछ जमीन कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो अमेरिका की सेना ने समझाया होगा कि इतना छोटा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है। वहां अगर वहां की जमीन पर घुसेंगे तो बरसों के लिए ट्रैप में फंस जाएंगे और कितने लोग मारे जाएंगे हम नहीं जानते। और एक बार आप ईरान की जमीन पर पैर रख देंगे तो ईरान को बहाना मिल जाएगा, यानी ईरान के लिए यह जस्टिफाई हो जाएगा कि वो बहरीन या कुवैत जैसे इलाकों में जमीन पर पैर रख सके। और बहरीन में कम से कम अगर ईरान ने जमीन पर पैर रखा तो बहरीन की 50% से ज्यादा आबादी अगर ईरान के साथ खड़ी हो जाए तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। यानी बहरीन के शाह को अपना बोरिया बिस्तर झोला समेट कर वहां से भागना पड़ेगा। कुवैत में भी यही हो सकता है। कुवैत के बद्दू और बाकी लोग भी ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं और कुवैत के शाह के लिए मुश्किल हो सकती है। तो ईरान की जमीन पर पैर रखना इतना आसान नहीं है, ये बताया होगा अमेरिका की आर्मी ने और CIA ने और मोसाद ने। तो जाहिर है ट्रंप को गुस्सा आएगा कि हमें तो लगता था हम दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क हैं, लेकिन अगर ईरान को हम टेम नहीं कर पा रहे हैं इतने मुल्कों के सपोर्ट के बावजूद, तो गुस्सा आने की बात है। लेकिन गुस्से के सामने कुछ चलेगा नहीं, गुस्से में सिर्फ आप और पागलपन करते हो। और कल हमने देखा कि अमेरिका ने 2 पागलपन किए। पहला पागलपन तो ये किया कि सैंक्शन और लगा दिए। अब ये जो सैंक्शन लगा है चाइना, इंडिया, रशिया और ईरान की कंपनीज पर लगा है, खासतौर पर ईरान की जो महान एयर है, यानी ईरान की जो एयरलाइंस है जिससे ईरान में जहाजें आती हैं और जाती हैं, उस महान एयर से जुड़ी हुई कई एंटिटीज के ऊपर इन्होंने सैंक्शन लगाए हैं। इनका कहना है कि महान एयर से हथियार आ रहे हैं, जा रहे हैं। पागल है ईरान की, महान एयर से हथियार ले आएगा कि आप हवा में मार दो। लेकिन ये पागलपन है, आपको कुछ करना है और इसमें इंडिया की भी एक एंटिटी फंसा दी आपने। तो ये एक तमाशा अलग चल रहा है। दूसरा तमाशा बहुत मजेदार है, सुनिएगा और हंसिएगा। ट्रंप ने कल एक बयान दिया लिंडसे ग्राहम का जो अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद। ट्रंप ने यह बयान दिया कि लिंडसे ग्राहम चाहता था कि ईरान के ऊपर टैरिफ भी लगे, इसलिए मैं ईरान के ऊपर सिर्फ सैंक्शन नहीं लगा रहा, टैरिफ भी लगा रहा हूं। मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति पगला गया है, या फिर अगर राहुल गांधी से शब्द उधार लूं तो अमेरिका का राष्ट्रपति इडियट है। अब तो ये बड़े आराम से कहा जा सकता है। अरे यार, टैरिफ तब लगेगा जब कोई व्यापार होगा, आपको कोई सामान बेचा जाएगा, आपसे कोई सामान खरीदा जाएगा, तब तो उसके ऊपर टैरिफ लगेगा। हिंदुस्तान या पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ इसलिए लगता है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और तमाम मुल्क अमेरिका से सामान खरीदते भी हैं और अमेरिका में सामान बेचते भी हैं। तो जो सामान अमेरिका में बेचते हैं वहां पर आप टैरिफ लगा देते हो ताकि उसकी कीमत बढ़ जाए, ताकि नुकसान हो बेचने वालों का। लेकिन यहां तो ईरान का कोई सामान आप खरीदते ही नहीं हो, ईरान में कोई सामान बेचते ही नहीं हो, पहले ही सैंक्शन लगा हुआ है। तो जहां सैंक्शन लगा हुआ है वहां टैरिफ कौन सा लगा सकते हो भाई? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वही मैंने कहा कि जब आप पागल हो जाते हैं, जब आप होश खो देते हैं, जब आपका दिमाग काम नहीं करता, जब आपके सारे प्लान फेल हो जाते हैं और जब आपका गरूर मिट्टी में लौटने लगता है, तो इस तरह की बातें सामने आती हैं। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि इस जंग में ट्रंप का गरूर मिट्टी पर लेट गया है। ट्रंप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। गजा को आप देखिए, गजा में उसने एक पीस प्लान बनाया था। अब नेतन्याहू उस पीस प्लान को चलने नहीं दे रहा है। ट्रंप दावा कर रहा है कि गजा में जो हमास है वो हथियार छोड़ने को तैयार है, फला है, ढिमका है। और साथ में नेतन्याहू कह रहा है कि गजा पर तो हमको कब्जा चाहिए। तो टाइम्स ऑफ इजराइल ये खबर छापता है कि अगर इजराइल ने जो गजा का पीस प्लान है उसमें कोई परेशानी पैदा की तो ट्रंप बहुत नाराज हो सकता है। ट्रंप की नाराजगी का असर किसके ऊपर होता है? शायद उसके अपने बीवी बच्चों पर भी अब असर नहीं होता होगा। और यही चलता रहा और मिड टर्म इलेक्शन अगर हार गया और उसके बाद अगर गद्दी चली गई, फिर तो आप समझिए कि दुनिया के इतिहास से, दुनिया की तारीख से ट्रंप कूड़ेदान में बैठे हुए एक आदमी की तरह नजर आएगा, जिसने जिंदगी में दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद सिर्फ ऐसी बेवकूफियां की जो किसी भी बड़े शासक को, किसी भी बड़े नेशन को जेब नहीं देती, शोभा नहीं देती। ये फिलहाल ट्रंप की हालत है। कुछ और जरूरी अपडेट्स हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। जॉर्डन में
आप ये समझिए कि जो आवाम है उसका एक विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, एक बात, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, जितना मिडिल ईस्ट मैंने देखा है, जो मेरे सोर्सेज हैं, जो मेरे पास खबरें आती हैं, उनके बेस पर मैंने ये बात हमेशा की है कि आवाम और हुक्मरान में फ़र्क करना सीखिए। मैं ओमान गया हुआ था और ओमान में जो ड्राइवर साहब मुझे घुमा रहे थे, उनसे दोस्ती जैसी हो गई और दूसरे दिन बात होने लगी अच्छी खासी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, भाई मैं यूरोप गया, मैं डेनमार्क गया, बाकी मुल्कों में गया, ब्रिटेन गया, जहां गया वहां मुझे फ़लस्तीन के सपोर्ट में लोग मिले। तब ईरान का वार शुरू नहीं हुआ था, इस तरह से नहीं शुरू हुआ था। मैंने कहा हर जगह लोग मुझे मिले, लेकिन मैं एक मिडिल ईस्ट कंट्री में आया हूं जो मुसलमान है, वो भी आप भी सुन्नी हो, गजा में भी सुन्नी है, वो भी अरब है, आप भी अरब हो, लेकिन आपके मुल्क में ना कोई पोस्टर दिख रहा है, ना कोई बैनर दिख रहा है, ना कोई रैली दिख रही है। क्या आप लोगों को फ़लस्तीनियों की जरा भी चिंता नहीं है, जरा भी फिक्र नहीं है फ़लस्तीनियों की? यकीन जानिए कि उनकी आंख भर आई। लंबे चौड़े आदमी थे, मुझसे काफी अच्छी हाइट थी, बड़े खूबसूरत से अरब थे, उनकी आंखें भर आई। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप ओमान के एक एक आदमी से पूछेंगे तो 90% ओमानी इजराइल के खिलाफ हैं और वो ये चाहते हैं कि फ़लस्तीन एक मुल्क बने। लेकिन हमारी जो हुकूमत है, अगर हम सड़क पर आकर किसी तरह का एहतजाज करेंगे तो हमारे खिलाफ हो जाएगी, हमको जेलों में डाल देगी। इसलिए सिर्फ फ्राइडे को, जुमे के दिन जो नमाज होती है, उसके खुतबे में ये बात कही जाती है, इसके अलावा बाहर आपको दिखाई नहीं देगा। यानी मैं कहना क्या चाह रहा कि हुक्मरान जो हैं वो भले अपने डर में इजराइल के साथ हों, किसी के साथ हों, लेकिन अवाम लगातार फ़लस्तीनी अवाम के साथ, और उसके बाद जब से ये जंग शुरू हुई है, ईरान के साथ हमदर्दी रखती है। जॉर्डन में क्या हुआ है आप देखिए। जॉर्डन में सैकड़ों लीडर्स और एक्टिविस्ट ने एक लेटर लिखा है, और ये लेटर कोई छुपा हुआ नहीं है, खुला खत है ये, और इसमें ये डिमांड की है अपनी सरकार से, शाह से ये डिमांड की है कि हमारे इलाके में, हमारे मुल्क में जो अमेरिका के सैनिक हैं, उनको तुरंत फौरन से पेशतर उनको बाहर भेजा जाए। हमें अपने मुल्क में अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना है कि जॉर्डन के अंदर अमेरिकी सेना की मौजूदगी से जॉर्डन की जो सिक्योरिटी है, सॉवरेनिटी है और जो इकॉनमी है, तीनों खतरे में पड़ रही हैं, और बिना मतलब जॉर्डन एक ऐसे जंग में फंस रहा है जिस जंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप जानते हैं जॉर्डन में लगातार ईरान की आर्मी ने अमेरिकन बेसेज को हमला बनाया है, और ईरान ने बाकायदा एक खत लिखा था जॉर्डन के लोगों के लिए कि भाई आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, आप तो हमारे भाई हो, हमारी दुश्मनी अमेरिका से है, और आपका शाह चूंकि अमेरिका में अपने बेसेज रखता है, इसलिए हमको उन बेसेज पर हमला करना पड़ रहा है। जॉर्डन की जनता से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। और ऐसा ही खत कुवैत और बाकी जगहों पर भी लिखा गया था। कुवैत के बारे में भी खबर आई कि जनता सड़क पर आई थी, पानी वानी की जो दिक्कत आई थी उसके चलते लोग काफी नाराज हैं। बहरीन में आप जानते हैं 75% से ज्यादा लोग शाह के खिलाफ हैं। तो ये लड़ाई अगर लंबी चलती है तो आप यकीन जानिएगा कि इस लड़ाई में नुकसान अमेरिका का इस तरह भी होगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो आवाम है वो एंटी इजराइल और एंटी अमेरिका स्टैंड लेकर खड़ा होना शुरू करेगी, और एक बार ये आवाम खड़ी हुई तो इसके प्रेशर को बर्दाश्त कर पाना शाहों, बादशाहों और जो वहां पे हैं उनके लिए आसान नहीं होगा। अब ईरान ने जॉर्डन में जो खेल खेला है उसको आप देखिए। ईरान खुले तौर पर शुक्रिया कह रहा है जॉर्डन के लोगों का, और इस बात के लिए शुक्रिया कह रहा है कि आपने अमेरिकी ठिकानों के हमें पते दिए, यानी कि वो इशारा कर रहा है कि जॉर्डन के लोगों से हमको सहयोग मिल रहा है। दो और खबरें हैं जो बतानी बहुत जरूरी हैं। पहली बात तो ये कि इजिप्ट पे जो हमला हुआ था, कल मैंने भी डिटेल की थी कि ईरान ने अगर इजिप्ट पे हमला किया है तो उसकी क्या वजह हो सकती है। आज ईरान का बयान आया है कि इजिप्ट के ऊपर हमने हमला नहीं किया था, ये फॉल्स फ्लैग हो सकता है इजराइल का। अब क्या सही है क्या नहीं सही है हम नहीं जानते। ऐसे ही जो खबर आई थी और बड़े अखबारों में जो खबर छपी थी कि चाइना ने ईरान को हथियार भेजा है, इस पर भी चाइना का कहना है हमने कोई हथियार नहीं भेजा है। मेरा अपना मानना है कि चाइना सही नहीं बोल रहा है, चाइना झूठ बोल रहा है, चाइना पब्लिकली नहीं चाहता है इस बात को एक्सेप्ट करना। हथियार तो भेजे जा रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें भेजी जा रही हैं। खैर, चूंकि ये दो खबरें मैंने दिखाई थी और इन दो खबरों पर बयान आया है, इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि इन खबरों पर मैं आपको बताऊं कि ऑफिशियल स्टैंड ईरान और चाइना का क्या है। बाकी जो है जैसे है मैं लगातार अपडेट कर रहा हूं। आप देखते रहिए हमारे वीडियो, जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।